हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे एचटीटीपी के बारे में। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि आप सबको पता होगा, एप्लीकेशन लेयर पर जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं उन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो एफटीपी पे था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के क्लिक पे लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए और उसको देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने एप्लीकेशन लेयर पर भी जो हमारा काम आता है डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, उस पर वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक यहीं पे दे दिया है। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट, जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से। आई बटन के क्लिक पे मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में फिर से मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, या आप चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर नेटवर्क करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लगभग 55 वीडियो है, सबको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, एचटीटीपी, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, पहले वीडियो देखते फिर मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछूंगा फिर बताऊंगा भी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं एचटीटीपी क्या कहता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसे ही किसी शब्द के में यदि प्रोटोकॉल शब्द लगा हुआ है तो प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, एक नियम बनाया जाता है, उस नियम के तहत ही वो काम करेगा। तो एक प्रोटोकॉल है तो यहाँ पर भी सेट ऑफ रूल्स होगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है। किस नेटवर्क में यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब ट्रिपल डब्ल्यू में उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल में यहाँ पर सेट ऑफ रूल होगा। और वो रूल किस लिए है, तो वेब ब्राउज़र आप सबको पता है, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है ना, ये सभी हमारे वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। तो आप जो यूज़र हैं वो ब्राउज़र की मदद से ही क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो भी सर्वर है आप उनसे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बिहाफ में आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब आप जैसे कि मान लीजिए वेब ब्राउज़र ओपन किए, वहाँ पर आपको गूगल पे ही काम करना रहता है, तो आप यदि यूआरएल सेक्शन एड्रेस बार पर जाके देखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का मतलब वहाँ पर कैसे लिखा रहता है, http:// फिर google.co.in, ऐसा लिखा रहता है ना, ये google.com। तो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर से कि मुझे इस वेबसाइट पे लेके चलिए। जैसे ही आप इंटर दबाते हैं आपको क्या हो जाता है, वो उस वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। तो आपके रिक्वेस्ट भेजने से लेकर रिस्पांस मिलने तक के बीच का जो कंप्लीट जो काम होता है वो एचटीटीपी का ही काम होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये देखिए, मैंने उदाहरण के तौर पर एक वेब एड्रेस लिखा है, जिसको वेब एड्रेस भी कह सकते हैं आप। ये कहाँ भी लिखा जाता है, तो आपको यूआरएल सेक्शन में लिखेंगे, जैसे देखिए http://www.computergk/rk, मेरे चैनल का नाम है .com। तो ये आपका जो है एक वेबसाइट है। ठीक है, अब हम ब्राउज़र पे गए, क्लिक किए, सर्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन होगा। अब ये होती है कि जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको किस प्रकार का डेटा मिलने वाला है, जैसे कि टेक्स्ट मिलेगा, इमेज मिलेगा कि ऑडियो वीडियो। तो आप जो भी चीज़ें फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेंड और रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल, वो रूल बनाता है कि आप किस प्रकार का डेटा, एग्जाम्पल भी मैंने बताया आपको, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, किस प्रकार का डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए उसका क्या है, एक नियम बना हुआ है। उस नियम के आधार पर ही आप क्या करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो एचटीटीपी यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो निर्धारित करता है ट्रांसफ़र होने वाले डेटा का फॉर्मेट कैसा होगा, साथ ही उसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, अलग अलग कमांड पर ब्राउज़र और सर्वर का रिस्पांस कैसा होगा। जैसा जैसा आपका रिक्वेस्ट रहेगा उसके आधार पर आपको क्या करेगा, रिस्पांस देगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही है। डायग्राम पे देखिए, ये आप क्लाइंट है, यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रकार से मैंने बनाया हुआ है, एक लैपटॉप के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, डेस्कटॉप के माध्यम से। आप क्या करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद एचटीटीपी जो क्लाइंट होता है वो वेब ब्राउज़र ओपन करेगा और वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा। उसके रिस्पांस पे जो एचटीटीपी सर्वर है, वेब सर्वर है, उसके माध्यम से आपको क्या करेगा, वो रिस्पांस प्रोवाइड करेगा, एचटीटीपी रिस्पांस मैसेज। और एचटीटीपी जो है टीसीपी आईपी, आप सबको पता है टीसीपी आईपी का क्या है, तो टीसीपी आईपी का मुझे आप फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा डील कर देता हूँ कि वर्तमान समय में आपको एचटीटीपी लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप सबको पता है, ब्राउज़र बस ओपन करते हैं, डायरेक्ट गूगल बस लिखते हैं, एंटर करिए, आपके सामने क्या हो जाता है, उसका यूआरएल सामने आ जाता है। ठीक है ना। और यदि वो नहीं भी आएगा तो क्या करेगा, गूगल उसको सर्च करके आपको सर्च करने के बाद दे देगा। आपको पूरा कंप्लीट ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं। आप यदि आपको वेबसाइट का जो मेन जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो यदि याद है आपको, जैसे गूगल का है तो गूगल है, या अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का बिलासपुर यूनिवर्सिटी, बस आप ऐसे ही गूगल में सर्च करेंगे आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को लिखा हुआ है
कि ब्राउज़र में आपको HTTP टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट HTTP का प्रयोग खुद ही कर लेता है। आप एड्रेस बार में जाइए और डायरेक्ट जो है मेन कीवर्ड उसको लिख दीजिए, या आप google.com जैसे लिख देंगे तो HTTP ऑटोमेटिक लगा लेता है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो काम का चीज़ है कि HTTP का आविष्कार, तो एक फुल फॉर्म पूछता है पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन से सन में कौन से वैज्ञानिक ने, तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली नाम के साहब वैज्ञानिक ने जो है HTTP का आविष्कार किया था। ये हो गई बात हिस्ट्री की। अब ठीक है भाई कि HTTP क्लाइंट और सर्वर के बीच में सुविधाएं दे रहा है, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए एक रूल बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करता है, हाउ इट इज़ वर्क। तो ये जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। जैसे कि मैंने कहा भाई, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बिहाफ पे वो रिस्पॉन्स भेजता है या रिजल्ट भेजता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कह सकते हैं आप, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम है, एक माध्यम का काम करता है। यहाँ पर हमारा जो वेब ब्राउज़र है एक क्लाइंट की तरह है, और वेब सर्वर जैसे कि अब बहुत सारे वेब सर्वर हैं, लाइक अपाचे है, ठीक है, आपका IIS है, ये एक्चुअल में ये IIS इसको कैपिटल में लिखा होना चाहिए था, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज होता है इसका फुल फॉर्म। ये एक सर्वर है, अपाचे सर्वर है, ठीक है, आपका जैम सर्वर होता है, IIS सर्वर होता है, ये सभी सभी सर्वर हैं। और क्लाइंट ग्रुप में आपका ब्राउज़र है। जैसे ही ब्राउज़र पे आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या करता है, वो सर्वर में जाता है, और सर्वर में क्या क्या रहता है, तो सर्वर में सभी फाइल जो स्टोर रहती है, और जैसा क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है उसके हिसाब से उस फाइल को ढूंढेगा सर्वर, और उसको क्या करेगा, जो है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो क्लाइंट है, जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको वो रिस्पॉन्स देगा। क्लियर है क्या? तो HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अब स्टेटलेस प्रोटोकॉल का क्या मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है भाई कि क्लाइंट के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट आपसे, आप जैसे क्लाइंट हैं, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अब मान लीजिए आपने अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अलग अलग टैब ओपन किया, किसी में गूगल सर्च कर रहे हैं, किसी में आपने फेसबुक ओपन कर लिया हुआ है, किसी में आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जो भी है, तो अलग अलग आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए भाई आप अलग अलग टाइप में यूट्यूब में जो सर्च करेंगे वो यूट्यूब से संबंधित, वीडियो से संबंधित रिस्पांस करेगा। मान लीजिए आपने फेसबुक सर्च किया है और वहाँ पे किसी फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं, तो उसका रिस्पांस अलग मिलेगा। गूगल पे आप यदि किसी रिजल्ट या कुछ फॉर्म वगैरह ढूंढ रहे हैं किसी वेबसाइट पर, तो मतलब ये है जी कि अलग अलग रिक्वेस्ट के बिहाफ में वो अलग अलग रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, और रिस्पांस देने के बाद वो कनेक्शन को क्लोज कर देता है। क्लाइंट को जिस फाइल की ज़रूरत होती है उसका रिक्वेस्ट वो सर्वर को भेज देता है, और सर्वर उस फाइल को ढूंढने के बाद क्लाइंट को उसको सेंड कर देता है। क्लियर है क्या? स्टेटलेस का मतलब क्या हुआ कि सभी जो भी आप क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा जाता है उसको वो अलग अलग डील करता है, सबको मिक्स नहीं करता है वो, ना ही एक ही टाइप में वो सब रिजल्ट नहीं भेज सकता आपको, ठीक है। जिस प्रकार का आपका रिक्वेस्ट रहेगा उसके बिहाफ में वो रिस्पांस भेजेगा। अब आप सुन रहे हैं बार बार कि ये रिक्वेस्ट, एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मान लीजिए आप यूज़र है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज कैसे काम करता है और कौन कौन से उसका पार्ट होते हैं। तो जब भी क्लाइंट, मतलब आप किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं कि मुझे इस वेबसाइट पे जाना है, मुझे ये वीडियो देखना है, मुझे ये चीज़ डाउनलोड करना है, तो जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको लगता है कि आपने गूगल पे गए, एक यहाँ पर कीवर्ड लिख दी कुछ भी, और इंटर बटन दबाते हैं और आप उस वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा और उस पर क्लिक करते हैं और आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। ये हो गया जो हमको दिखाई देता है, लेकिन इंटरनल कौन कौन सा काम होता है, तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है भाई। एक होता है रिक्वेस्ट लाइन, एक होता है बेटा आपका हेडर, और एक होता है आपका बॉडी जो ऑप्शनल होता है। क्लियर है क्या? तो रिक्वेस्ट लाइन में क्या क्या होता है ध्यान से देखिए। रिक्वेस्ट लाइन में भी 3 काम होता है, एक रिक्वेस्ट मेथड, एक URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और HTTP का वर्जन। मैं आपको HTTP का वर्जन ही बताऊंगा, 1.1 और 2.0, ये 2 प्रकार का वर्जन है। तो कौन सा वर्जन है और वेबसाइट के लिए URL, ये कॉमन चीज़ आपको पता है। रिक्वेस्ट मेथड के बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो रिक्वेस्ट जो मेथड होता है या किस प्रकार का आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये डिफाइन करता है रिक्वेस्ट मेथड का टाइप या मेथड जो भी कहें। तो उसमें सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने लिखा हुआ, जैसे कि गेट है, एक पहले गेट है, बहुत सारे ऑप्शन हैं मैं बताते चलूँगा। एक होता है गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है। तो गेस्ट मेथड होता है, जो गेट होता है, मैं फिर गेस्ट बोल डाला मैंने, गेट कहा, GET, गेट मतलब प्राप्त करना। तो आप प्राप्त कौन करेगा, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजा था उसके बिहाफ में उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सर्वर के द्वारा गेट कौन यूज़ कर रहा है, सर्वर यूज़ कर रहा है। सर्वर के द्वारा जो भी रिजल्ट या रिस्पांस आपको भेजा जा रहा है उसको रिसीव किया जाता है गेट मेथड के द्वारा। एक होता है बेटा पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड ये कौन भेजेगा, क्लाइंट भेजेगा। मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सर्वर को डेटा सेंड किया जाता है। कौन भेजेगा, तो ये जो है HTML फॉर्म का यूज़ करके सर्वर को डेटा सेंड किया जाता है, तो वो पोस्ट मेथड है। और जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है तब हम उसको कहते हैं गेट मेथड कहते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं हेड।
हेड मतलब जैसे कि हेडर फुटर आपने को सुना वैसे ही बस बिल्कुल वही है। इसमें रिस्पांस हेडर को रिसीव किया जाता है। हेड यहाँ पर हेडर्स वही है कि जो भी रिस्पांस का जो हेडर है, देखिए डेटा को डायरेक्ट आपसे नहीं भेजेगा भाई, उसमें भी हेडर पार्ट होगा, फुटर पार्ट होगा, मुख्य डेटा को यहाँ कहीं पर रखा जाएगा। तो हेडर पार्ट जो है वो हेड में होता है। पुट मेथड होता है, ये क्या करता है, रिसोर्स को अपलोड, मान लीजिए कोई डेटा आप सर्वर पे अपलोड करना चाह रहे हैं, अपलोडिंग को आप सबको पता है कि आपके जो डिवाइस है उसमें से इंटरनेट पर जब डेटा डालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुट, हम उसको क्या करते हैं, अपलोड करना। तो रिसोर्स को जब अपलोड किया जाता है तो वो पुट मेथड है। पेज मेथड में होता है, रिसोर्स को हम एडिट करते हैं, कुछ भी जानकारी उसको एडिट करना है तो हम पेज के माध्यम से करेंगे। यदि उसको डिलीट करना है रिसोर्स को तो अब डिलीट मेथड का प्रयोग करेंगे। ट्रेस करना मतलब पता लगाना है कि सर्वर को जब टेस्ट करना रहता है उस स्थिति में हम ट्रेस मेथड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसा नाम है वैसे उसका काम है। तो पहला हमारा था किस प्रकार का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के रिक्वेस्ट मैंने बताया। जैसा काम रहेगा आप उस रिक्वेस्ट मेथड को यूज़ करेंगे। यूआरएल, तो यूआरएल का फुल फॉर्म सबको पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं उसका एक वेब एड्रेस होता है, उसी को हम लोग यूआरएल कहते हैं। तो आप जिस पर जाना चाहते हैं उस एड्रेस आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और लास्ट है HTTP का, आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसका, तो दो वर्जन है, HTTP 1.1 और HTTP 2। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तभी आपको जो है रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक पहुँचेगा। अब आपने रिक्वेस्ट तो कर दिया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट लाइन देख लिया। अब यह है कि हेडर लाइन देखते हैं। तो हेडर लाइन में क्या चीज़ें रहती है, कुछ एक्स्ट्रा रहता है वो देखते हैं। तो रिक्वेस्ट हेडर लाइन के जरिए हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम सेंड कर सकते हैं, लाइक कौन से डेट पे आप भेज रहे हैं, यूज़र का एजेंट कौन है, तो क्लाइंट के द्वारा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पूरा डिटेल और उसका रेफरेंसेस, कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसका वर्जन क्या है, कौन से डेट पे उसको भेज रहे हैं आप, उसको इंस्टॉल कब कर, मतलब सभी चीज़ें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट है आपका मैसेज की बॉडी। अब जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो ऑप्शनल होता है, भेजें तो भी ठीक है। इसके जरिए आप कमेंट कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं मैसेज के रूप में, तो हम मैसेज बॉडी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, अब आपने रिक्वेस्ट तो भेज दिया, आपने सभी चीज़ों का प्रयोग करके, यूआरएल है, HTTP का टाइप बता दिया, रिक्वेस्ट लाइन, हेडर मैसेज सब कुछ हो गया। अब आपका रिक्वेस्ट पहुंच गया किसके पास, सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा, आपको रिस्पांस देगा, किसको, क्लाइंट को। तो वो कौन कौन सा यूज़ करता है, तो क्लाइंट के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचता है तो उसको रिस्पांस करेगा। उसके भी 3 भाग हैं, एक होता है रिस्पांस मैसेज स्टेटस लाइन, एक होता है हेडर लाइन और थर्ड होता है आपका बॉडी। ये तीनों मिलकर ही रिस्पांस मैसेज को आप तक पहुँचाता है। तो जो स्टेटस लाइन है आपका, ठीक है, स्टेटस लाइन क्या करता है, तो प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा है, स्टेटस का कोड क्या रहेगा और फ्रेज, ये सभी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ सबको। प्रोटोकॉल का वर्जन मतलब आपको मैंने बताया HTTP का 2 वर्जन है, 1.1 और 2.0, तो वर्जन आपको बताना पड़ेगा। तो क्लाइंट और सर्वर दोनों का सेम वर्जन होना चाहिए, याद रखेंगे। स्टेटस कोड है, ये 3 डिजिट का कोड होता है, इससे रिक्वेस्ट का स्टेटस पता चलता है कि उसका ने कितने रिक्वेस्ट भेजे हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्स करना, ये तो स्टेटस का कोड है वो, ठीक है। और लास्ट में आपका फ्रेश, तो ये क्या करता है, स्टेटस को जो कोड आपको भेजा गया है उसको ये क्या करता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसको डिफाइन करता है, ठीक है, कोड को डिफाइन करने के लिए। सेकंड आपका क्या, हेडर लाइन, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है जब सर्वर यूज़ करता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर लाइन कहते हैं, ठीक है, रिस्पांस भेजने के समय भी। और सेम चीज़ें आपका कब था, जब उसने रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट ने। और अंतिम में बॉडी, ये भी ऑप्शनल रहता है। बॉडी में जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट होता है जिसको क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा था और यदि रिस्पांस में एरर मैसेज आ जाता है तो बॉडी ब्लैंक रहता है, ठीक है। जो भी फाइल डेटा भेजना चाहते हैं वो इसी में रहेगा, और एरर आ गया तो ये ब्लैंक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ तक बात हो गई कि आपने रिक्वेस्ट भेजा और यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ पे यूज़र बोले या क्लाइंट भेजे और सर्वर ने रिस्पांस भेजा। अब किसी कारणवश, अभी हमने कहा क्या कि बॉडी में यदि आप जो डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वेबसाइट को क्लिक किया, मिल गया बेटा, डाउनलोड कर लो, एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे मतलब डेटा या फाइल का रिक्वेस्ट भेजा जो सर्वर पे है ही नहीं, उस स्थिति में आपके क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एरर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है चीज़ें शुरू हो रही है, जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि कितने प्रकार के एरर आते हैं और क्या क्या है। तो जब भी आप इंटरनेट पर किसी भी फाइल, डेटा, इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करते रहते हैं तो आपने बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ब्राउज़र में एरर आ जाता है, आपको एरर का सामना करना पड़ता है। तो आपको समझ में नहीं आता कि एरर किस प्रकार का, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं रहता या उस बारे में शायद पता नहीं रहता। हाँ, यदि उस एरर के बारे में पता चल जाए तो शायद आपको समाधान मिल जाए कि और उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हम उस तक पहुंच सकें। तो यही सब चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। HTTP में एरर कोड कौन कौन से है, तो कुछ कॉमन एरर कोड को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, सबको करना पॉसिबल तो नहीं है। सबसे पहले मैंने लिया है एरर 400 400। ये देखिए, इसको दो तरीके से पढ़िएगा। एक है एरर का नाम है एरर 400। अब ये एरर करता है क्या, तो बेट फाइल रिक्वेस्ट के लिए है, ठीक है। तो आप उसको हिंदी इंग्लिश आप कोड है 400,
और उसका मीनिंग है वेट फाइल रिक्वेस्ट। मतलब ये है कि यह एरर कोड आपको तब दिखाई देगा जब आप यूआरएल में कुछ गलत टाइप कर दिए हैं, ठीक है। आपका रिक्वेस्ट ही गलत जा रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा वो। जैसे एक उदाहरण मोबाइल के टर्म्स में बताता हूँ। आप अपने फ्रेंड का नाम है, मान लीजिए आपका फ्रेंड का नाम है अजय, ठीक है, और आपको याद ही नहीं आ रहा कि आप किस नाम से सेव किया है और आप अजय नहीं लिख पा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर तक आप पहुंच पाएंगे क्या? या आप जैसे लिख रहे हैं www.google.com और गूगल की स्पेलिंग में ए को आप मिस्टेक कर दिए हैं, या जहाँ पर स्मॉल की लेटर की जगह में आप कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, या जैसे यहाँ पे हाइफन की जगह में आप अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं, इस प्रकार की जब गलती करते हैं तो ये वाला एरर आपको मिलता है, एरर 400। क्लियर है क्या? 401 है आपका 401 अनऑथराइज्ड के लिए। यदि आपने पासवर्ड गलत इंटर कर दिया तो उस स्थिति में एरर आएगा, वो हमारा कहलाएगा 401 एरर, ठीक है। 403 एरर कब आता है? जब फॉरबिडन या एक्सेस डिनाइड, किसी ऐसे वेबसाइट या वेब पेज पर आप जा रहे हैं जहां पर आपको जाने के लिए अनुमति नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको 403 एरर जो है सामने आता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एरर आपका 404 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है, और ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में भी पूछा गया था कि एरर 404 का मतलब होता है फाइल नॉट फाउंड। जब आप किसी ऐसे फाइल को, डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहे हैं जो कि सर्वर पर उपलब्ध ही नहीं है या पहले था अब डिलीट हो गया है, ऐसी स्थिति में हमको इस एरर का जो है सामना करना पड़ता है, एरर 404। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में। नेक्स्ट है 408 408, ये है रिक्वेस्ट टाइम आउट के लिए। आप क्या कर रहे हैं, आप जो है डेटा को सर्च कर रहे हैं और उसको ढूंढने में जो है उसको ज़्यादा समय लग रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब समय लगता है तो उस स्थिति में जो है क्या होता है, आपका जो है ये एरर आता है। और जो सर्वर का जब स्पीड स्लो हो तो जो भी रिक्वेस्ट है वो क्या हो जाता है, वो मतलब सर्वर उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में रिक्वेस्ट टाइम आउट वाला जो स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका एरर 500 ठीक है, इंटरनल एरर है। जब सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है और फाइल को एक्सेस करने में परेशानी होती है, ये जो है यूज़र सब कुछ सही भेज रहा है बट सर्वर में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एरर कहते हैं। 503 503 सर्विस अनअवेलेबल, तो इंटरनेट कनेक्शन में किसी कारण से प्रॉब्लम है। यदि मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए हॉटस्पॉट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किए हैं, हॉटस्पॉट ऑन किए लेकिन डेटा ऑन नहीं है, या डेटा ऑन किया बट आपका डेटा का हो सकता है आपका डेटा ही डेटा पैक ही खत्म हो गया है, या सर्वर बिजी है, या सर्वर में किसी अन्य एड्रेस पर मूव हो गया है, ऐसी स्थिति में सर्विस अनअवेलेबल वाला मैसेज आपके सामने प्रदर्शित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। आप मुझे बताएंगे एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।